सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का एमसीक्यू टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आसानी के साथ साथ एक एक प्रश्नों को हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या है। इस पहली समस्या है कि किस वस्तु का उत्पादन करें, दूसरी समस्या है कि वस्तु का उत्पादन कैसे करें, और तीसरी समस्या है कि वस्तु का जो उत्पादन करेंगे उसका वितरण कैसे करें। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है साधनों का आवंटन यानी साधनों का वितरण कैसे करें, यानी ये आर्थिक समस्या है, ये भी होगा। साधनों का कुशलतम उपयोग यानी साधनों का उत्पादन कैसे करें, यानी ये भी आर्थिक समस्या होगा। आर्थिक विकास, ये भी केंद्रीय समस्या होगा। ठीक है, यानी सभी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र को धन संबंधित परिभाषा किसने दी। तो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। जो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता या जनक भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। माइक्रो यानी व्यष्टि, तो व्यष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, रैगनार फ्रिज ने। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो आया या मैक्रो आया, जो भी आया यहाँ पर रैगनार फ्रिज ही आंसर होगा, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को रैगनार फ्रिज ने ही डिवाइड किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नों में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो आर्थिक क्रिया का प्रकार क्या क्या आ जाएगा, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, ये सब क्या है आर्थिक क्रिया का प्रकार। यानी उत्पादन ये आर्थिक क्रिया का प्रकार है, उपभोग ये भी आर्थिक क्रिया का प्रकार है, विनिमय ये भी आर्थिक क्रिया का प्रकार है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या, जो देखिए आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि उत्पादन सममना। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को कहा जाए तो उत्पादन सममना, जो मूल बिंदु की ओर उत्तल की होती है और ऊपर से नीचे की ओर होती है और बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। ठीक है, आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहा जाता है, उत्पादन संभावना वक्र, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वही प्रश्न आगे यहाँ पर जो अभी समझे कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, तो उत्पादन संभावना वक्र एक तो ध्यान रखिएगा कि ये मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। सॉरी, ये मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, तो यानी इसका ढाल क्या होता है, बाएं से दाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अवसर लागत को आर्थिक लागत के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है कि आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है। देखिए आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि दो कारण है इसका। ठीक है, एक कारण कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में और हमारी आवश्यकता अनंत है, इसीलिए हमें संसाधन का चुनाव करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि किस साधन को हम ले ताकि अधिक से अधिक हमें संतुष्टि प्राप्त हो। तो आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, उत्पादन तो होगा नहीं, उपभोग भी होगा नहीं, चुनाव की समस्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमें चुनना पड़ता है कि कौन से संसाधन को हम चुनेंगे ताकि हमें अधिक से अधिक यहाँ पर संतुष्टि प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन उत्पादन का साधन है। तो किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये 4 चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है उत्पादन के साधन। तो यानी भूमि ये भी उत्पादन का साधन है, पूंजी भी है, श्रम भी है, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। जैसे कि 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका निर्णय मतलब निजी व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसका निर्णय किया जाता है सरकार के द्वारा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित रूप में रहता है, जनता ये निजी व्यक्ति और सरकार के द्वारा दोनों के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ बाजार के द्वारा, तो केवल बाजार के द्वारा नहीं होगा, केवल जनता के द्वारा भी नहीं होगा, सरकार के द्वारा होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न इसमें देखिए, अगला प्रश्न इसमें ये देखिए, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाया गया है, इसलिए यहाँ पर 10 तक मतलब 1 साल में पूछा गया, फिर यहाँ पर सेट 2 आ गया, इसमें कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर से उठाया गया। सारे प्रश्न जो आप लोग प्रीवियस ईयर में पूछा गया, सारे प्रश्न उसी से लिया गया। अगला प्रश्न इसमें 1 नंबर है इसमें कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। देखिए 2 तरह की अर्थशास्त्र होती है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है और एक समष्टि अर्थशास्त्र होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी बड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता यानी जो वस्तु का उपभोग करता है, यानी ये छोटी क्रिया में आ रहा है, तो उपभोक्ता का अध्ययन किस में करेंगे, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के अंदर छुपा वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करता है, तो मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको उपयोगिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखिए 3 तरह की स्थिति होती है। कुल उपयोगिता हम मान लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता है, इसको MU मान लेते हैं, ठीक है। जो कुल उपयोगिता है इसको मान लेते हैं कि टोटल यूटिलिटी, ठीक है। तो जब MU जब यहाँ पर बढ़ेगी, जब MU यहाँ पर MU बढ़ेगी तो कुल उपयोगिता भी बढ़ेगी। MU जब 0 होगा यानी सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो कुल उपयोगिता यहाँ पर अधिकतम होगी, ठीक है, यहाँ पर अधिकतम होगी, ठीक है। और जब सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर घटेगा तो कुल उपयोगिता भी घटेगी। तो 3 स्थिति आ गया। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि किसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, तो गॉसेन का प्रथम नियम किसको कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। और गॉसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है सम सीमांत उपयोगिता नियम। गॉसेन का पहला नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये पहला नियम, और सम सीमांत उपयोगिता नियम ये दूसरा नियम गॉसेन कहा जाता है। प्रश्न है कि गॉसेन का प्रथम नियम, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर। तो कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी के परिवर्तन की दर यानी डेल्टा आएगा, और नीचे आएगा डेल्टा क्यू, तो डेल्टा TU डिवाइड डेल्टा क्यू, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है कि उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। ऑप्शन है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। हाँ, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि किसी भी वस्तु को हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारा मन परिवर्तन होता रहता है। कभी मेरा मन करता है कि ये वस्तु खरीदेंगे, कभी मन करता है वो वस्तु खरीदेंगे, यानी ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा, यानी ये ऑप्शन सही है। अगला है उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। हाँ, सापेक्षिक है, क्योंकि 2 वस्तु के बीच हम लोग यहाँ पर तुलना करते कि कौन सी वस्तु हम लेंगे हमें अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, तो ये भी एक सापेक्षिक धारणा, ये भी ऑप्शन सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। हाँ, व्यक्तिपरक होती है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पसंद होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर नीला रंग का कपड़ा पसंद है तो किसी व्यक्ति को लाल रंग का पसंद होगा, किसी व्यक्ति को सफ़ेद रंग का पसंद होगा। तो उपयोगिता क्या है, व्यक्तिगत होती है, यानी ये भी सही है, यानी सभी सही है, उपयोगिता सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए उपयोगिता को 2 भागों में बांटा गया, एक संख्यावाचक में और एक क्रमवाचक में, ठीक है, क्रमवाचक में। तो संख्यावाचक में उपयोगिता का धारणा दिया था मार्शल ने, और जो क्रमवाचक का धारणा दिया था ये दिया था हिग्स एवं एलन ने। तो प्रश्न है कि क्रमवाचक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हिग्स एंड एलन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न इसे 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि किसी एक वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की इकाई को क्या कहते हैं, कि किसी एक वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहा जाता है, कुल उपयोगिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर है। साउंड थोड़ा आप लोगों का स्लो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रात हो गया और सभी सो रहा है, इसलिए हम स्लो में बोल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता होती है, तो सीमांत उपयोगिता पर क्या हो जाता है, ऋणात्मक। अभी देखिए कि जब कुल उपयोगिता बढ़ता है तो यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ता है तो सीमांत उपयोगिता भी बढ़ता है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होता है तो कुल उपयोगिता यहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम हो जाता है, और जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता यहाँ पर घटने लगती है। तो जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता होती है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है।
10 नंबर प्रश्न क्या है कि अधिमान वक्र होता है। तो अधिमान वक्र क्या होता है? अधिमान वक्र देखिए, इसमें देख लेते हैं अधिमान वक्र किस तरह का होता है। अधिमान वक्र जो होता है ये मूल बिंदु के उत्तल होती है और ये बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर होती है। तो अधिमान वक्र कैसी होती है? मूल बिंदु की ओर उन्नत दर। तो मूल बिंदु की ओर उन्नत दर को ही कहा जाता है उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत होती है क्यों? तो मूल बिंदु की ओर उन्नत दर क्यों होती है? तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, इसीलिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होती है। यह देखिए, अधिमान वक्र यहाँ पर सीधी रेखा में बढ़ रहा है। तो सीधी रेखा में कब होगा? जब सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर में होगा, तब सीधी रेखा में होगा। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि बजट रेखा का ढाल कैसा होता है? तो देखिए, बजट रेखा का ढाल इस तरह का होता है, ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये इस तरह का आकार होता है तो ऋणात्मक होता है, और इस तरह का आकार होता है तो यहाँ पर धनात्मक होता है। तो बजट रेखा का ढाल इस तरह का होता है, यानी ऋणात्मक ढाल होता है। तो बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 14 नंबर है कि बजट रेखा की ढाल क्या होता है? तो बजट रेखा की ढाल होती है प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक्स वस्तु की कीमत, डिवाइड प्राइस ऑफ वाई, यानी वाई वस्तु की कीमत, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि बजट रेखा का समीकरण क्या होता है? तो बजट रेखा का समीकरण होता है वस्तु की आय बराबर प्राइस ऑफ एक्स इंटू x1 प्लस प्राइस ऑफ 2 इंटू x2। तो देखिए, m बराबर P1 इंटू x1 प्लस P2 x2, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। देखिए, अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर है कि बजट रेखा अपनी बाई ओर विवर्तित होगी। देखिए, बजट रेखा का आकार अभी इस तरह का देखिए, और इस तरह का होता है, ये बाई ओर, इधर होगा दाई ओर, इधर होगा बाई ओर। तो बाई ओर विवर्तित क्या होगी? जब उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो इसकी बजट रेखा कम हो जाएगी। पहले मान लेते कि उसकी बजट 500 रुपये है, फिर उसकी बजट 300 रुपये हो जाएगी, तो ये बाई ओर ये विवर्तित हो जाएगी। और अगर ये इसकी आय बढ़ जाएगी तो ये दाई ओर विवर्तित हो जाएगी। तो यह बोल रहा है कि बाई ओर विवर्तित हो जाएगी, यानी उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी। उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है कि अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा। अब इस तरह का बात किए कि उपभोक्ता संतुलन का होता है जब अधिमान वक्र जो बजट रेखा को यहाँ पर स्पर्श करता है। देखिए, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, और इसका आकार मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है और दोनों का ढाल बराबर होता है। यानी बजट रेखा का ढाल यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की ढाल बराबर बजट रेखा की ढाल, यानी प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड प्राइस ऑफ वाई, दोनों की ढाल आपस में बराबर होती है। तो इसकी शर्त क्या होगा? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट एक्स वाई बराबर प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड प्राइस ऑफ वाई, और अधिमान वक्र मूल बिंदु कर उन्नत दर होती है, यानी उत्तल होते हैं, यानी ए तथा बी दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, देखिए कि एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग है। ए में 5 आम 2 केला है तथा बी में 5 आम 3 केला है। तो उपभोक्ता दोनों संयोगों के बीच तटस्थ होगा, यह कथन क्या है? देखिए, दो वस्तुएं, एक बंडल में 5 आम और 2 केला है, और बी बंडल में देखिए 5 आम और 3 केला है। तो दोनों में समान संतुष्टि मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखिए, क्योंकि अब 5 आम और 5 आम, इसमें तो समान संतुष्टि मिलेगा, लेकिन इसमें देखिए 2 केला है, इसमें 3 केला है, तो बी में अधिक संतुष्टि मिलेगा, तो इसमें तटस्थ नहीं होगा। अगर दोनों में बराबर का संतुष्टि मिलता है तो तटस्थ होता है, तो इसमें देखिए इसमें ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगा, तो यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 19 नंबर, देखिए कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नों में से कौन सा है? तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, कीमत, हाँ कीमत तो प्रभावित करता है। अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम, कीमत ज़्यादा होगा तो मांग कम हो जाएगा, कीमत कम होगा तो मांग ज़्यादा हो जाएगा। आय में परिवर्तन, अगर लोगों के पास ज़्यादा मात्रा में आय होगा तो वो ज़्यादा वस्तु का मांग करेगा, कम आय रहेगा तो कम मांग करेगा। उपभोक्ता की रुचि, हाँ उसकी अगर इंटरेस्ट जगेगा तो वस्तु की मांग करेगा, मांग रुचि नहीं जगेगा तो मांग नहीं करेगा, यानी उपभोक्ता सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में 20 नंबर, देखिए 20 नंबर है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र डी बराबर 10-5p है तो वस्तु की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी? देखिए, यहाँ पर कीमत दिया गया 1 रुपया, तो इसमें मांग निकालने वाला था, यानी डिमांड निकालने वाला था। वैल्यू मान बिठा दीजिए, 10 - 5 इंटू वस्तु की कीमत कितना है? 1, तो 1, तो 10 - 5, तो 10 में 5 जाएगा, कितना होगा? 5, तो 5 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर है।
21 नंबर प्रश्न है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। देखिए अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगा तो लोग कॉफ़ी छोड़ के क्या पीना शुरू कर देगा, चाय पीना शुरू कर देगा। तो कॉफ़ी की जब प्राइस बढ़ जाएगी तो चाय की क्या डिमांड बढ़ जाएगी, तो यानी चाय पीना शुरू कर देगा, तो चाय की मांग क्या होगी, चाय की मांग बढ़ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये प्रतियोगी वस्तु है, ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग क्या करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको स्थापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे अभी बात की, जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय के बदले कॉफ़ी का प्रयोग करेगा, कॉफ़ी के बदले चाय का प्रयोग करेगा, ये स्थापन्न वस्तु होता है। तो स्थापन्न वस्तु यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न घुमा कर पूछता है कि स्थापन्न वस्तु के उदाहरण है। तो चाय तथा कॉफ़ी, हाँ स्थापन्न वस्तु ये है। चाय तथा चीनी नहीं, ये पूरक वस्तु, क्योंकि दोनों का हम लोग साथ साथ प्रयोग करते हैं। दाल तथा ब्रेड, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, यानी स्थापन्न वस्तु होगा चाय तथा कॉफ़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है, पूरक वस्तु के उदाहरण। पूरक वस्तु यानी जो वस्तु हम लोग साथ साथ प्रयोग करते हैं, जैसे चाय तथा चीनी, हाँ चाय और चीनी हम लोग साथ साथ प्रयोग करते थे, ये होगा। जूते तथा जुराब, हाँ ये भी साथ साथ प्रयोग करते हैं। कलम तथा स्वाई, कलम के बिना स्वाई काम नहीं आएगा, स्वाई के बिना कलम काम नहीं, ये भी साथ साथ प्रयोग करता है, यानी पूरक वस्तु सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि मांग में संकुचन होगा जब। देखिए मांग में संकुचन कब होगा, मांग में संकुचन मतलब मांग कम होगा। मांग कम होगा तो मांग कम कब होगा, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, तो जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न इसमें है 26 नंबर की मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या है। तो मांग की कीमत लोच किसको कहेंगे, कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है उसी को कीमत लोच कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 27 नंबर है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 0 होता है, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर इन्फिनिटिव होता है, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होता है, एक इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ 1 के बराबर होती है, एक इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ 1 से कम होती है। तो ये 5 तरह की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 28 नंबर है कि यदि मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होते मांग की लोच क्या होगी। देखिए मांग वक्र अगर वाई अक्ष के समांतर होते हैं तो मांग वक्र क्या होता है, मांग की लोच क्या होता है, तो मांग की लोच 0 होता है। और अगर एक्स अक्ष के समांतर होते हैं तो मांग की लोच अनंत होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वाई अक्ष के समांतर, तो वाई अक्ष के समांतर तो मांग की लोच 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 29 नंबर देखिए कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मांगी की मात्रा में 12% की कमी होती है तो मांग की लोच क्या मान क्या होगी। तो मांग की लोच क्या होगी, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन यानी 12 डिवाइड कीमत में परिवर्तन यानी 5, इसको डिवाइड देंगे। एक काम कीजिए, ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए, नीचे में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो 24/10, 24/10 यानी 2.4। इसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, आसानी के लिए कर दिए। तो 2.4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु की मांग फलन डी बराबर 1/p है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो ये इकाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते, तो सॉल्व कर देते, आप लोगों का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए मांग की लोच क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू होता है, ठीक है। और जो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी होता है ये डिफ्रेंशिएशन होता है, तो 1/p को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसको फ्रेश करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर p 1/p है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p पर पावर 1/p पर पावर -1 कर सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ पर p पर पावर -1 हो जाएगा, जिसे अपकलन आप लोग जानते हैं, तो -p पर पावर -2 होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या देखिए, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा p माइनस होता है यहाँ पर और p/q, तो यहाँ पर -p पर पावर यहाँ पर देखिए -p पर पावर -2 इंटू p/q, ठीक है। ये लास्ट आया, इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p पर पावर -2 इंटू p/q, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p यहाँ पर p² इंटू q आ जाएगा, यहाँ पर p कट जाएगा तो 1/pq आएगा, तो 1/ यहाँ पर p आया, q क्या है, वस्तु की मांग d है ये, ठीक है। ये क्या है 1/p है, तो p कट जाएगा, बचा कितना 1, यानी इकाई के बराबर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। देखिए आवश्यक वस्तु यानी रोजमर्रा की वस्तु, जैसे रोजमर्रा की वस्तु क्या हो गया, जैसे नमक हो गया, ठीक है। नमक हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, उसके बाद तेल हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, तो ये मांग की लोच इसमें प्रभावित नहीं करेगा। वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा तो पर भी हम अगर 2 kg का
तेल लाते हैं तो वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा तो फिर 2 kg का तेल लाएंगे, घटेगा तो फिर भी 2 kg का लाएंगे, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। तो आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 32 नंबर है कि रेखा चित्र में मांग की लोच क्या होती है। तो रेखा चित्र में जो मांग की लोच ये है, ये क्या हो जाएगा, ये इकाई के बराबर होगा। ठीक है, इकाई के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का लगभग यहाँ पर 40 तरह का एमसी टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।